A very good morning to all students. Today date is 14th June, class 10th, subject is history. In our previous video, we have discussed about the age of revolution 1830 to 1848. In this topic, we discuss about the famous remark of Duke Metternich when the France sneezed, the rest of the Europe catches cold. Now we move on the next topic, the romantic imagination and the national feeling. चले, यहाँ रोमांटिक मीन्स रोमांचकारी नहीं है, बल्कि रोमांटिक मीन्स यहाँ पे हम देखेंगे कोरिलेट करके कल्चर से कि किस तरीके से जो कल्चर है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है लोगों में नेशनलिटी की फीलिंग को जगाने में। चलिए देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू वार्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन। जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी वो केवल वार से ही नहीं आई लोगों में, वार मतलब युद्धों से और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से कि हम युद्ध लड़ेंगे और युद्ध लड़ेंगे तो दूसरे की बाउंड्री को अपनी बाउंड्री में मर्ज कर लेंगे। तो इससे ही लोगों में केवल नेशनलिटी की फीलिंग नहीं आई, बल्कि कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। बल्कि जो कल्चर है उसने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल किया लोगों में नेशनलिटी फीलिंग को जगाने में। आर्ट एंड पोइट्री ने भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प एक्सप्रेस द शेप नेशनलिस्ट फीलिंग। मतलब जो स्टोरीज थी, जो म्यूजिक था, उसने भी अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। इट मीन्स दैट कि जो सॉन्ग्स थे, जो कल्चर था, तो कल्चर के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया गया, नए नए सॉन्ग्स को कंपोज किया गया। तो इस तरीके से लोगों में नेशनलिटी की फीलिंग्स को जगाया गया। लेट अस लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चरल मूवमेंट। रोमांटिसिज्म क्या है? रोमांटिसिज्म इज ए कल्चरल मूवमेंट विच sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल सेंटिमेंट। मतलब इसके द्वारा लोगों में जो सेंटिमेंट थी, जो भावनाएं थी, कौन सी नेशनलिटी की जो भावनाएं थी, उनको जगाया गया। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोइट जनरली क्रिटिसाइज इन ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइन। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे, जो पोइट्स थे, उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया, रीज़न और साइंस को ग्लोरीफाइड किया। एंड फोकस्ड इंस्टीड ऑन इमोशन, इंस्टीट्यूशन एंड मिस्टिकल फीलिंग। और किसके ऊपर फोकस किया? इन्होंने फोकस किया जो इमोशंस थे उनके ऊपर और मिस्टिकल फीलिंग। देयर एफोर्ट्स वाज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शेयर्ड कलेक्टिव हेरिटेज। उनका जो एफोर्ट था, जो उनका प्रयास था, वो केवल इतना था कि लोगों में कलेक्टिव हेरिटेज मतलब एक सामूहिक विरासत को जगाना। अ कॉमन कल्चर पास्ट एट द बेसिस ऑफ नेशन। और एक जो कॉमन कल्चर था वही किसका आधार बनेगा? वही एक फ्रांस को या यूरोप को एक नेशन बनाने में, एक पूरी तरीके से पावरफुल कॉन्टिनेंट बनाने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। Other romantics such as German philosopher Johann Gottfried Herder claimed that true German culture was to be discovered among the common people। जो एक राइटर हुए जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्रीड हर्डर, इन्होंने ये भी क्लेम किया कि अगर हमें ट्रू जर्मन कल्चर देखना है, हमें वास्तविक रूप में अगर जर्मन संस्कृति को देखना, वाज टू बी डिस्कवर्ड, उसको कहाँ पे देखा जा सकता है? अमंग द कॉमन पीपल, जो सामान्य जनता है उसके बीच में हम देख सकते हैं। और सामान्य जनता को क्या बोला था? दास वॉल्क कौन थे? कॉमन पीपल।
इट वॉज थ्रू फोक सॉन्ग, अगर लोगों में किसके थ्रू देखा जाएगा, जो फोक सॉन्ग हैं उनके थ्रू, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस, जो वहाँ के लोकगीत हैं, लोक कथाएँ हैं, लोक संगीत है, उसके माध्यम से लोगों के बीच में देखा जा सकता है दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशंस वॉज पॉपुलराइज थ्रू कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर यानी। तो इस तरीके से लोगों को जब पता चला इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये फोक सॉन्ग्स थे, जो म्यूज़िक्स था, उनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। was essential to project a nation building. The emphasis on vernacular language and the collection of local folklore was not just to recover an ancient national spirit. The emphasis on vernacular language, vernacular मतलब जो सामान जो इस पर्टिकुलर एरिया में जो भाषा फैली हुई थी, एंड द कलेक्शन ऑफ लोकल folklore, जो छोटी छोटी लोक कथाएँ थीं, वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियन नेशनल, ये केवल इनफ नहीं थी लोगों में नेशनल स्पिरिट को जगाने के लिए, बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज टू लार्ज ऑडियंस। बल्कि इतना ही नहीं था कि पुराने फ्लोकलोर को हम इकट्ठा करेंगे, उसी के माध्यम से राष्ट्रीयता के जो भावनाएं वो लोगों में जागृत हो जाएंगी, बल्कि हमें उसके साथ में कोरिलेट क्या करना पड़ेगा, जो मॉडर्न नेशनलिस्ट हैं उनकी मैसेज को भी हमें उन लोगों तक डिलीवर्ड करना पड़ेगा। दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस ऑफ पोलैंड, और इस स्पेशली किसके लिए था, पोलैंड की। अगर हम यहाँ पे देखें तो मेनली किसके लिए अप्लाई किया गया, पोलैंड के लिए, विच हैड बीन पार्सीडन पैट्रियन एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी बाय द ग्रेट पावर, जिसका क्या कर दिया गया था, पार्टीशन कर दिया गया था 18th सेंचुरी में, किसके द्वारा, ग्रेट पावर्स में कौन था, रसिया, पर्सिया और ऑस्ट्रेलिया, जिसके द्वारा पोलैंड को कई भागों में विभाजित कर दिया गया था। इवन दो पोलैंड ऑन लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेज। लेकिन पोलैंड के इतने सारे टुकड़े हो गए, वो डिवाइडेड हो गया, फिर भी वहाँ के लोगों में जो एक फीलिंग थी नेशनलिटी की, वो जागरूक रही, किसके माध्यम से, उनकी भाषा के माध्यम से और उनके म्यूज़िक के माध्यम से। कैरोल कुर्स्पिंस्की फॉर एग्जाम्पल सेलिब्रेटेड द नेशनल स्ट्रगल थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूजिक। जो कैरोल कुर्स्पिंस्की थे, इन्होंने किस तरीके से नेशनल स्ट्रगल को जारी रखा, अपने ओपेराज मतलब होते छोटे छोटे से म्यूजिक हाउसेस बने रहते हैं, जहाँ पे लोग अपने गानों को गाते हैं, कंपोज करते हैं, तो ओपेराज और म्यूजिक के माध्यम से उन्होंने जागृत रखा। टर्निंग फोक डांसेस लाइक द पोलोनेज एंड द मुजेरका इनटू नेशनल सिंबल। और क्या किया, जो फोक डांसेस थे वहाँ के, कौन से, पोलोनेज एंड मुजेरका, इनके माध्यम से भी राष्ट्रीयता के सिंबल को जागरूक करके रखा। लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। और यहाँ पे भाषा ने भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया लोगों में राष्ट्रीयवाद की भावना को जगाने में। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स। जब रशियन ऑक्यूपेशन हुआ, जब पोलैंड पे रशिया का अधिकार हो गया, द पोलिश लैंग्वेज वाज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल्स, यानी जो पोलैंड की लैंग्वेज क्या थी, पोलिश, उस लैंग्वेज को स्कूल से हटा दिया गया। एंड रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर, सब जगह कौन सी भाषा को लागू कर दिया गया, रशियन लैंग्वेज को लागू कर दिया गया। In 1831, an armed rebellion against Russia rule took place, which was ultimately crushed. 1831 में an armed rebellion against Russian rule, तो क्या हुआ, एक सेना की टुकड़ी ने रशिया के ऊपर, रशिया के अगेंस्ट में विरोध में एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दिया, which was ultimately crushed, जिसको अपने आप ही कुचल दिया गया। यानी उन्होंने विद्रोह किया कि आपने जो स्कूल से इस पोलिश लैंग्वेज को हटा दिया, ये गलत है, और रशियन लैंग्वेज को हमारे ऊपर ज़बरदस्ती आप इम्पोज कर रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने जब विद्रोह किया, सेना सामने आई, तो उसको भी, उनके विद्रोह को कुचल दिया गया। Following this, many members of the clergy in Poland began to use language as a weapon of national resistance. जब इस तरीके से
तो वहाँ के कुछ जो मेंबर्स थे, क्लर्जी थे पोलैंड के, उन्होंने लैंग्वेज को भी एक वेपन माना, एक हथियार के रूप में यूज किया। पॉलिश वाज यूज फॉर चर्च गैदरिंग। यहाँ पे जब भी चर्च की कोई मीटिंग होती थी तो वो लोग कौन सी भाषा की यूज करते थे? पॉलिश। एंड बिशोप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। और जब इस तरीके से चर्च के जो लोग थे उन्होंने जब पॉलिश लैंग्वेज का यूज किया तो जो रशियन गवर्नमेंट थी उन्होंने वहाँ के पादरी को पकड़ के उसको जेल में भिजवा दिया। जेल कहाँ बनी थी? साइबेरिया में। और पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल, और किसके रिफ्यूजल के थ्रू कि उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया था कि वे जो अपने उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में देंगे? पॉलिश में, ना कि रशियन में। द यूज ऑफ पॉलिश केम टू बी सीन एज द सिंबल ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट रशियन डोमिनेंस। इस तरीके से हम देखेंगे कि जो पॉलिश लैंग्वेज थी वो उसने भी पोलैंड में लोगों की नेशनल फीलिंग्स को जगाने के लिए एक वेपन का वर्क किया। किसका? एक हथियार का। लोगों ने जो पॉलिश लैंग्वेज थी उसको एज अ वेपन यूज किया। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से जो रोमांटिसिज्म था, यानी जो म्यूजिक था, जो कल्चर था, वो किस तरीके से लोगों में नेशनलिटी की फीलिंग्स को डाल रहा था। उसके अलावा पोलैंड के केस में हमने देखा कि किस तरीके से जब पोलैंड के ऊपर रूस, ऑस्ट्रेलिया और पर्शिया का अधिकार हो जाता है तो वहाँ पे फोर्सफुली पॉलिश लैंग्वेज को लागू कर दिया जाता है, जिसको लोग स्वीकार नहीं करते। और अपने इस विरोध को दिखाने के लिए जो चर्च के लोग होते हैं, जब भी उनकी गैदरिंग होती है उसके लिए वो पॉलिश लैंग्वेज का यूज करते, जिसके तहत उनको क्या किया गया? उनको जेल में डाल दिया गया। इस तरीके से मूवमेंट चलता रहा। लोगों ने लैंग्वेज को ही अपना वेपन माना और अपनी लड़ाई को जारी रखा। चलिए, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। अब देखना है किस तरीके से भूख, कठिनाइयाँ एंड पॉपुलर रिवोल्ट, और किस तरीके से एक प्रमुख जो है विद्रोह होता है। द 1830 वर ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकल हार्डशिप इन यूरोप। 1830 का जो समय था वो यूरोप के लिए बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century saw an enormous increase in population all over यूरोप। जो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century जो था उसमें हमने देखा कि जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही रैपिड ग्रोथ कर रही थी, बहुत जल्दी जल्दी ग्रोथ हो रही थी। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वेयर मोर सीकर्स ऑफ जॉब एंड देन एम्प्लॉयमेंट। इन मोस्ट कंट्रीज, अधिकांश देशों में क्या था कि देयर वेयर मोर सीकर्स, जॉब को मांगने वाले ज़्यादा थे, बल्कि जो एम्प्लॉयमेंट था वो काफ़ी कम था। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज़ माइग्रेटेड टू द सिटीज़। जो पॉपुलेशन थी ग्रामीण क्षेत्रों की वो धीरे धीरे पलायन करके माइग्रेटेड हो गई। माइग्रेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगी, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से कहाँ जाने लगी? शहर की तरफ जाने लगे। टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स, यानी किसमें? ओवर क्राउडेड स्लम। जो झोपड़ियाँ थीं वो पहले से ही बहुत ज़्यादा भरी हुई, तो ऊपर से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी वहाँ पहुँचने लगे। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन टाउन वर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। और स्मॉल जो प्रोड्यूसर थे इन टाउन वेयर ऑफन फेस्ड विद स्टिफ कंपटीशन। जो छोटे छोटे लोग थे जो छोटे छोटे सामान बनाते थे उन्हें भी काफ़ी कंपटीशन जो है फेस करना पड़ा फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मैकेनिकल मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लैंड से कैसा माल आ रहा था? सस्ता माल आ रहा था। और उनका जो सामान था वो कैसा था? थोड़ा सा कॉस्टली था, क्योंकि वो उसको किससे तैयार कर रहे थे? हाथ से तैयार कर रहे थे। और वहीं इंग्लैंड से जो सामान बन के आ रहा था वो कैसा था? मशीन मेड था और सस्ता भी था। वेयर इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज मोर एडवांस देन ऑन द कॉन्टिनेंट। जहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो औद्योगिकरण था, वो काफ़ी डेवलप्ड था। दिस वाज स्पेशली सो इन द टेक्सटाइल प्रोडक्शन। और इसी तरीके से हम देखें
तो कपड़े के व्यापार में भी यही था। विच वाज कैरीड आउट मेनली इन होम्स और स्मॉल वर्कशॉप एंड वॉज ओनली पार्टली मैकेनाइज्ड, यानी कि जो भी कपड़ा जिसका व्यापार हो रहा था, प्रोडक्शन हो रहा था, वो भी किससे बन के आ रहा था? मशीन से। वो क्या था? सस्ता था, किसकी बजाय? जो कि घर पे तैयार किया जा रहा था। It in those regions of Europe where the aristocracy still enjoyed power, अभी भी कुछ क्षेत्रों में जो एरिस्टोक्रेसी थी, जो राजाशाही थी, वो भी अभी भी चल रही थी। पीजेंट स्ट्रगल्ड अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन, जो पीजेंट्स थे वो भी अभी भी अपने किसके करों के बोझ के तले दबे हुए थे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट, और उसी समय होता क्या है कि धीरे धीरे जो ब्रेड के प्राइसेस होते हैं वो काफ़ी इंक्रीज हो जाते हैं, और उसी समय जो हार्वेस्ट होती है, जो फसल है, उस साल फसल भी काफ़ी बुरी होती है। लेड अ वाइड स्प्रेड पेपोरिज्म इन टाउन एंड कंट्री, इस तरीके से जो हालात हैं गांव के और शहरों की वो काफ़ी बुरे हो जाते हैं। इसी बेस पे एक मूवी बनी है 2 बीघा ज़मीन, है ना, काफ़ी पुरानी है, ब्लैक एंड वाइट में देखोगे आप इसको, तो इसको देखना, ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर होगा कैसे एक जो व्यक्ति है वो अपने छोटे से ज़मीन के टुकड़े के लिए स्ट्रगल करता है, शहर पहुंचता है, शहर में एक टाइम खाना खाता है और पैसे बचाता है। एट लास्ट होता क्या है कि वो इतने पैसे जमा भी कर लेता, लेकिन उसके साथ एक बुरा इंसिडेंट घटित होता है जिसके कारण उसकी जो ज़मीन होती है वो भी उसके हाथ से निकल जाती है। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो इस मूवी को ज़रूर देखिएगा, 2 बीघा ज़मीन, है ना। टॉपिक काफ़ी लेंथी है, तो इसलिए अब इस टॉपिक को आज हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। आप ये करें कि जो अभी आज मैंने आपको रीड करवाया उसको दोबारा पढ़िए, मेन जो आपको पॉइंट समझ में आ रहा है उनके नोट्स भी बनाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, जिससे कि आपको जो कमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।